बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने अकाउंटिंग का जो है वो सब्जेक्ट स्टार्ट करना है और उसमें जो है वो मैंने कल की जो क्लास थी उसमें आपसे चैप्टर जो पार्ट 1 के अंदर आते हैं उनकी डिस्कशन आपसे की थी और उसके साथ साथ मैंने आपसे पेपर पैटर्न डिस्कस किया था कि अकाउंटिंग क्या जो 100 मार्क्स का पेपर है उसमें मार्क्स पॉलिसी क्या होगी, उसमें जो है वो लॉन्ग जो क्वेश्चंस हैं वो कितने नंबर्स के आएंगे, शॉर्ट डेफिनेशंस जो हैं वो कितने नंबर्स की होंगी और इसके साथ साथ एमसीक्यूज़ जो है वो कितने मार्क्स के होंगे। तो साथ ही जो है वो कल की क्लास में मैंने आपसे ये भी कहा था कि इंशाल्लाह हम लोग जो है वो स्टार्ट करेंगे अपने बेसिक टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट से, क्योंकि मेजर जो चीज़ है इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर वो आपकी टर्म्स और कॉन्सेप्ट हैं। अगर आपको अकाउंटिंग की बेसिक्स का आइडिया हो गया, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, तो उतना ही आपका जो है वो बेहतर आइडिया होगा, आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी आपको बाकी अगले चैप्टर्स के हवाले से। तो आज जो है वो हम बाकायदा इसका आगाज़ कर रहे हैं जी। इसमें चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग का मैं स्टार्ट करवाऊंगा जो कि इंट्रोडक्शन का चैप्टर है। अब चैप्टर के अंदर जो है वो आपको बहुत सारी हेडिंग्स मिलेंगी। इसमें जो है वो डेफिनेटली नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमें सारा कुछ ही पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर ऐसा होगा कि मैं कुछ हेडिंग्स की जो है वो डिटेल बताऊँगा और कुछ को जो है वो मैं जस्ट आपको सरसरी सा बता के, जो कि आईकॉम पार्ट 1 के लिए ज़रूरी है इंट्रोडक्शन उसका देखकर, तो जो है वो फिर हम आगे की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पर जो है चैप्टर 1 के अंदर चूँकि सारे का सारा एरिया जो है वो थ्योरेटिकल है, इसमें पहले चैप्टर में कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है, सिर्फ आपको बेस बताई हुई है इस चैप्टर की। तो अब हम जो है ना वो इसकी बेस के हवाले से अगर बात करें तो तरतीब के लिहाज से यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले इम्पॉर्टेंट टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताऊंगा। अब ये जो डिस्कशन हो रही है ये बेसिकली आपके बुक के पेज नंबर 7 पर है। तो पेज 7 जो सुहेल अफजल की बुक का है, इसमें आपको हेडिंग मिल रही है इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स के नाम से, और इसमें सबसे पहली जो टर्म है या पहला जो कॉन्सेप्ट है वो आप देख रहे हैं इधर बिजनेस एंटिटी का लिखा हुआ। बिजनेस एंटिटी के हवाले से अगर हम बात करें तो ये बड़ा बुनियादी अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है। इसमें आप अगर इसकी डेफिनेशन की बात करो तो वो क्या है जी, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बिजनेस और ऑनर दो सेपरेट एंटिटीज़ हैं। एंटिटी का मतलब है शनाख्त, यानी कि अकाउंटिंग सारी की सारी बेस इसी पे करती है कि आपने ऑनर को बिज़नेस से अलग रखना है। ऑनर का मतलब मालिक है कारोबार का। आप जो है वो जब भी बिज़नेस की रिकॉर्डिंग करेंगे तो उसके अंदर ऑनर से रिलेटेड जो है वो कोई भी डिटेल नॉर्मली नहीं आ रही होगी। यहाँ पर बात करने का मकसद ये है कि बिज़नेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अंदर ये कहा गया है कि तमाम की तमाम चीज़ों का ताल्लुक बिज़नेस के साथ है। ऑनर जो है वो एक अलग एंटिटी है, ऑनर जो है वो एक अलग से शनाख्त है। इसलिए जब भी ऑनर बिज़नेस को पैसे देगा, बिज़नेस उसकी रिकॉर्डिंग करेगा, और ऑनर जब भी बिज़नेस से पैसे निकलवाएगा या चीज़ें निकलवाएगा तब भी जो है वो बिज़नेस उसकी रिकॉर्डिंग करेगा। आपको अगर मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं तो मार्केट में कई ऐसे कारोबार हैं जो जिनके बारे में अगर हम देखें तो हमें उनके ऑनर का नहीं पता, उनके मालिक का नहीं पता, लेकिन कारोबार बहुत सारे फेमस हैं। अगर हम लाहौर में एक एग्जांपल लेते हैं गोरमे बेकरी की, तो गोरमे बेकरी के अंदर के हवाले से अगर हम देखें तो हमें उसके ऑनर का नाम नहीं पता होगा। वॉल्स आइसक्रीम है, उसके हमें ऑनर के नाम का नहीं पता होगा। ऐसी कई जो है वो फेमस बिजनेसेस हैं जिसमें हम मालिक को नहीं जानते लेकिन हमें बिज़नेस का पता है। तो बेसिकली बैक एंड पर जो है वो अकाउंटिंग का बिज़नेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ही फॉलो किया जा रहा होता है, जिसमें जो है ये बात की हुई है कि बिज़नेस को अलग रखना है और ऑनर की जो डिटेल है वो सेपरेट होनी चाहिए। और अकाउंटिंग का जो डायरेक्ट लिंक है ना वो बिज़नेस की चीज़ों की रिकॉर्डिंग के साथ है, ऑनर की चीज़ों की रिकॉर्डिंग के साथ नहीं है। ऑनर के साथ कंसर्न जस्ट इतना होगा कि ऑनर जब पैसे लेकर आएगा बिज़नेस में, या बिज़नेस से जब कोई पैसे या गुड्स वगैरह वो आउट करेगा, तब जो है वो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है और सेकंड पैराग्राफ है, इसमें जो आपको कंप्लीट डिटेल मिलेगी, इसमें जो है वो यही बात की हुई है कि आपने बिज़नेस को ऑनर से अलग रखना है। बिज़नेस की अलग शनाख्त है, ऑनर की अलग शनाख्त है। दूसरी बात ये है
कि इसको अगर हम एक दूसरे एंगल से देखें तो कई ऐसी आपको ऑल ओवर दी वर्ल्ड कंपनीज ऐसी मिलेंगी जिनके जो है वो ऑनर एग्जिस्ट ही नहीं करते, यानी कि जिन्होंने कंपनी बनाई वो वफात पा चुके हैं, इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन कंपनी जो है वो अभी तक मौजूद है। तो फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी जो है वो ऐसी कंपनीज जो हैं वो बिज़नेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का जो है वो प्रॉपर उसकी एप्लीकेशन कर रही हैं, उसको फॉलो कर रही हैं। तो अकाउंटिंग में सबसे पहली और बुनियादी बात जो है वो हमने ये देख लेनी है कि हम जब भी रिकॉर्डिंग करेंगे, जब भी हमारा कंसर्न होगा, हम लोग डिटेल को देख रहे होंगे, वो सारी की सारी बिज़नेस से रिलेटेड चीज़ों को देख रहे होंगे, ऑनर से रिलेटेड चीज़ों को हम नहीं देखेंगे, यानी उसकी पर्सनल लाइफ डिस्कस नहीं होगी, उसके जो पर्सनल मामला चल रहे हैं, घरेलू मामला चल रहे हैं, उनको डिस्कस नहीं किया जाएगा। अच्छा, इसमें आगे भी चलकर इंशाल्लाह ताला बात होगी, लेकिन फ़िलहाल यहाँ तक आप इसको अंडरस्टैंड करें कि बिज़नेस एंटिटी का मतलब है का बिज़नेस एंटिटी मीन्स टू से कि बिज़नेस एक अलग चीज़ है और ऑनर एक अलग एंटिटी की हैसियत रखता है। फॉर्म्स ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नेक्स्ट हेडिंग आपको मिल रही है, और यहाँ पर जो है ना उसने 3 फॉर्म्स जो है वो शो की हुई हैं। यानी फॉर्म्स का मतलब है काइंड्स, आप इसको कह लें, टाइप कह लें। कहा गया है कि जी बिज़नेस में टोटल 3 टाइप्स जो है वो होती हैं, या कारोबार की टोटल 3 किस्में हैं, जिसमें पहली जो है वो सिंगल और सोल प्रोपराइटरशिप है। प्रोपराइटरशिप जो है वो प्रोपराइटर से वर्ड निकला, और प्रोपराइटर का मतलब होता है मालिक। तो यहाँ पर ऐसा बिज़नेस जिसका मालिक एक बंदा हो, एक फ़र्द हो, उस बिज़नेस को हम कहेंगे सोल प्रोपराइटरशिप या सोल ट्रेटरशिप या सिंगल प्रोपराइटरशिप। ठीक है जी। तो पहली जो यहाँ पर टाइप आ जी वो आ रही है सोल प्रोपराइटरशिप। नेक्स्ट जो आपको अगले पेज पर मिलेगी वो है पार्टनरशिप। ऐसा कोई भी कारोबार जिसके 2 या 2 से ज़्यादा मालिक हों, उस कारोबार को आप पार्टनरशिप बिज़नेस का नाम देंगे। और नॉर्मली जो है वो अगर हम कॉमर्स में देखें तो ऐसा कोई भी बिज़नेस जिसके ऑनर जो है वो 2 से लेके 20 तक हों, वो पार्टनरशिप बिज़नेस के दायरा कार में आता है। और नंबर 3 जो फॉर्म दी हुई है या टाइप दी हुई है वो आपको मिलेगी जॉइंट स्टॉक कंपनी के नाम से। यहाँ पर आपको वर्डिंग मिलेगी कि जॉइंट स्टॉक कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो पाकिस्तान में 1984 का ऑर्डिनेंस फॉलो करते हुए बनती है। बेसिकली ये 1984 का कानून है जिसके तहत कोई भी कंपनी जो है वो बनती है। और इसमें अगर हम देखें तो इस तरह के बिज़नेस का अपना नाम होता है, और ये अपनी चीज़ों को ख़ुद ख़रीदती है, बेचती है, कॉन्ट्रैक्ट इसका होता है अपना, और ये पैसे उधार लेती है अपनी बेस पर, और कोई भी कोर्ट में एक्शन होगा तो वो भी कंपनी के ख़िलाफ़ होगा। जिन्होंने इस कंपनी को बनाया होता है या इस फॉर्म ऑफ बिज़नेस को बनाया होता है, उनको जो है वो हम शेयर होल्डर कहते हैं। तो शेयर होल्डर जो है वो बेसिकली जो है वो कंपनी का ओनर होता है। तो यहाँ पर हमने 3 टाइप्स बिज़नेस की पढ़ी हैं। सोल प्रोपराइटरशिप, ऐसा बिज़नेस जिसमें जो मालिक है वो एक बंदा हो, पार्टनरशिप बिज़नेस जिसमें मालिक जो है वो 1 से ज़्यादा हों, 20 तक हों, और जॉइंट स्टॉक कंपनी जिसमें जो है वो 20 से ज़्यादा ओनर्स हों और बड़े लेवल का सेटअप हो, और उसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो कई अफराद मिलकर जो है वो कर रहे हों, और जो अफराद बिज़नेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको जो है वो शेयर होल्डर कहते हैं। और अगर हम कंपनी की बात करें तो डिटेल से आगे चल के हम लोगों ने पढ़ना है कि कंपनी बेसिकली बनती कैसे है और उसका जो है वो सारा सेटअप किस तरह से चल रहा होता है। फ़िलहाल आप बस इतना याद रखेंगे कि ये जो 3 टाइप्स हमने देखी हैं ये ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। उसके बाद आगे जो है वो आपको नेक्स्ट जो टर्म मिल रही है वो है गुड्स या मर्चेंडाइज। गुड्स जो है वो हम अशिया को कहते हैं, चीज़ों को कहते हैं। मर्चेंडाइज़ का जो वर्ड है वो मर्चेंट से निकला है। मर्चेंट आप लाजमी बात है ताजिर को बोलते हो, इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मर्चेंडाइज़ का मतलब ऐसी चीज़ें जिनकी तिजारत की जाती है। तो गुड्स और मर्चेंडाइज़ का अकाउंटिंग में एक स्पेसिफिक मीनिंग है। जर्नल मीनिंग तो अशिया ही है, लेकिन अकाउंटिंग की लैंग्वेज में अगर हम लोग देखें तो गुड्स वो चीज़ें हैं जिनको आप बेचने के लिए ख़रीदते हैं, यानी वो तमाम चीज़ें जिनको आपने ख़रीदते वक्त ही ये प्लान किया होता है कि हम इनको बेचेंगे,
उनको जो है वो आप गुड्स का नाम देते हैं। ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ कि अगर मैं मार्केट से जो है वो 15 से 20 मोबाइल्स ख़रीद लेता हूँ और मेरा प्लान ये है कि मैंने होलसेल मार्केट से मोबाइल ख़रीदने हैं और उनको जो है वो अपनी शॉप पर रखकर सेल करना है, तो इसका मतलब है वो मोबाइल्स जो हैं वो मेरे लिए गुड्स कहलाएंगे। अगर मेरी कपड़े की दुकान है, मैं कपड़ा ख़रीदता हूँ, कई गज़ थान जो है वो परचेज़ करता हूँ और फिर मेरा प्लान ये होता है कि मैंने इनको इस्तेमाल में नहीं लेकर आना बल्कि बेचना है, तो वो चीज़ें जो है वो गुड्स हैं। एक दुकानदार है, उस दुकानदार की दुकान में जो आटा, चीनी, चावल, दालें, घी वगैरह जो पड़ा हुआ है वो पर्सनली उसको यूज़ नहीं कर रहा बल्कि वो डेफिनेटली कस्टमर्स को बेचेगा। मार्केट से ख़रीदते वक्त ही उसका ये प्लान होता है कि वो बेच रहा होगा, तो इसलिए वो जो चीज़ें हैं वो उसकी जो है ना गुड्स कहलाएंगी। तो इसमें जो है वो अगर हम बात करें तो अकाउंटिंग के अंदर हम लोग गुड्स या मर्चेंडाइज उन गुड्स उन अशिया को कहते हैं जिनको हम बेचते वक्त यही प्लान होता है कि ये हमें प्रॉफिट देंगी या इनसे हमें जो है वो कोई ना कोई फ़ायदा मिल रहा होगा। तो इसमें जो है वो एक और वर्ड भी यूज़ हो रहा होता है जिसको आप इन्वेंट्री का नाम देते हो। इन्वेंट्री का जो वर्ड है वो स्टॉक को शो करेगा, यानी गुड्स की जो कलेक्शन है वो आपकी जो है वो इन्वेंट्री कहलाती है या स्टॉक कहलाती है। तो कोई भी वर्ड यूज़ हो सकता है ट्रांजैक्शंस वगैरह के अंदर आगे के क्वेश्चंस में। बस आपने इतना याद रखना है कि गुड्स का मतलब वो चीज़ें जिनको हम ख़रीदते वक्त ये प्लान कर रहे होते हैं कि हमने इनको आगे बेचना है, या वो अशिया जिनको हम बना रहे हों बेचने के लिए। ये एक सेकंड उसका एस्पेक्ट है कि जो चीज़ें हम बना रहे हों बेचने के लिए उनको भी जो है वो आप गुड्स का नाम देते हो। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पर फिर आगे फर्दर अगर आप इसकी एग्जांपल देखें तो इसका मतलब एक फ्रूट वाला जो है वो फ्रूट जो बेच रहा है ख़रीदेगा मंडी से, या सब्ज़ी ख़रीदेगा वो मंडी से, आगे जब बेच रहा होगा तो वो जो सामान होगा वो उसके लिए गुड्स होगी। एक दुकानदार के दुकान में जो टेबल या चेयर या कैलकुलेटर या कुछ इस तरह का सामान पड़ा हुआ जिसको वो यूज़ कर रहा है, जर्नल मीनिंग अगर देखें तो वो गुड्स में है, लेकिन अगर हम अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो गुड्स नहीं है, क्योंकि गुड्स हम उन्हीं चीज़ों को कहते हैं जिनको हम बेचने के लिए ख़रीद रहे होते हैं। ख़रीदते वक्त ही हमारा ये प्लान होता है कि हमने इसको नहीं रखना बल्कि इसको आगे हमने बेच देना है, तो उनको आपने गुड्स का नाम देना। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है जी परचेजेस की। परचेजेस का जो वर्ड है ना, बेसिकली अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हम यूँ कह सकते हैं कि गुड्स की परचेज़ को परचेजेस कहते हैं। गुड्स के ख़रीदने को आप परचेजेस का नाम देते हैं, यानी परचेज़ का वर्ड नहीं यूज़ हो रहा, परचेजेस का वर्ड यूज़ हो रहा। सिंपल आपका मीनिंग है, परचेज से निकला है वर्ड। जब भी आप गुड्स खरीदोगे तो हम क्या कहेंगे अकाउंटिंग के पॉइंट से कि हमने परचेजेस की हैं। अब परचेजेस की जो है ना वो नेक्स्ट में आप देखें उसने दो टाइप्स बताई हुई हैं। एक उसने कहा है जी जब भी आप सामान ख़रीदते हैं या तो पैसे देकर ख़रीदते हैं या फिर आप उधार पर ख़रीदते हैं। तो अगर आप गुड्स पैसे देकर ख़रीद रहे हो तो वो जो है वो आपकी कैश परचेजेस होंगी, और अगर आप उधार पर ख़रीद रहे हो तो वो आपकी क्रेडिट परचेज होंगी। यानी कि आपने सामान ले लिया और पैसे का जो है वो आपने कहा कि जी मैं आपको अभी नहीं दे रहा, फ्यूचर में पैसे पेमेंट करूँगा 2 दिन बाद या 5 दिन बाद या महीने बाद। इसी तरह से जो है वो अगर हम बात करें, इसी से नेक्स्ट जो रिलेटेड टर्म आ रही है वो आ रही है परचेज रिटर्न। यहाँ पर मैंने वर्ड यूज़ किया परचेज का, लेकिन असल में वर्ड क्या है परचेज रिटर्न, या दूसरा जो वर्ड दूसरा नाम जो आपको क्वेश्चंस में मिल रहा होगा वो क्या है रिटर्न आउटवर्ड। परचेजेस का मैंने आपको बताया, परचेजेस मीन गुड्स का ख़रीदना। अगर ख़रीदी हुई चीज़ें परचेज़ की हुई चीज़ें किसी वजह से आप वापस कर दो तो उनको आप परचेजेस रिटर्न का नाम दोगे। अब चीज़ों के वापस करने की वजह कोई भी हो सकती है, यानी कि बाज़ू का जो है वो क्वालिटी अच्छी नहीं थी, या वो जो है वो गुड्स पसंद ही नहीं आई इस वजह से वापस कर दी, या अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड नहीं थी हमने उनको वापस कर दिया, या वैसे ही हमने कह दिया कि यार हमें ये स्टॉक नहीं चाहिए आपसे, ये चीज़ें हमें नहीं चाहिए, ये आप वापस कर लें, तो उसको हम जो है वो नॉर्मली परचेज रिटर्न का नाम देंगे। अगर इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फ़र्ज़ किया मैंने 100 रुपीज़ की गुड्स खरीदी हैं, इसको मैंने परचेज़ का नाम देना है। इसमें से अगर मैं 20 रुपीज़ की गुड्स वापस कर रहा हूँ तो एक्चुअल जो अमाउंट परचेजेस की आएगी वो 80 रुपीज़ आ रही होगी, और ये जो 20 रुपीज़ की गुड्स मैंने वापस कर दी है इसको मैं नाम दूंगा परचेजेस रिटर्न का। इसी का दूसरा नाम आपने बिल्कुल याद रखना है, जो है वो ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, परचेज रिटर्न की जगह पर रिटर्न आउटवर्ड। आउटवर्ड का मतलब होता है
बाहर की तरफ। नॉर्मली जो है वो जो सामान हम ख़रीद रहे होते हैं, परचेजेस की सिचुएशन में कोई भी प्रोडक्ट हमारी तरफ आ रही होती है, गुड्स हमारे पास आ रही होती हैं। लेकिन परचेज रिटर्न वाली सिचुएशन में क्या होता है कि जो सामान हमारे पास आया हुआ होता है उसमें से हम कुछ वापस कर रहे होते हैं, इसका मतलब वो हमारे पास से आउट हो रहा है। तो आउट के लिए जो है वो वर्ड यूज़ हो रहा है आउटवर्ड का। तो रिटर्न आउटवर्ड इज़ द अदर नेम ऑफ परचेजेस। उसके बाद आगे नेक्स्ट जो आ रहा है यहाँ पर हमारे पास कॉन्सेप्ट, वो है परचेज डिस्काउंट एंड सेल्स डिस्काउंट का। परचेज एंड सेल्स डिस्काउंट, सीधी सी बात है, जब आप चीज़ें ख़रीद रहे होगे, ख़रीदते हुए जो है वो आपको जो अमाउंट रिलैक्स की जाएगी उसको आप परचेज डिस्काउंट कहोगे। और अगर आप चीज़ें बेच रहे हो तो जो चीज़ें आप बेच रहे होगे उस पर कस्टमर को अपने जो अमाउंट आप रिलैक्स कर रहे हो, छोड़ रहे हो, सामान 100 रुपये का था, आपने उसको 5 रुपये छोड़ दिए, तो 5 रुपये जो है वो आपने उसको बेसिकली डिस्काउंट दिया, उसको आप सेल्स डिस्काउंट का नाम देंगे। इसके बाद नेक्स्ट टर्म यूज़ होती है जी यहाँ पर अलाउंसेस। अलाउंसेस का वर्ड जो है वो यहाँ पर अगर आप वर्डिंग पढ़ें तो लिखा होगा कि वो चीज़ें जिनमें जो है वो माइनर डिफेक्ट होता है। माइनर डिफेक्ट वाली चीज़ों के ऊपर हम कुछ ना कुछ अमाउंट छोड़ देते हैं, उनको आप उस अमाउंट को जो आप छोड़ते हो उसको आप अलाउंस का नाम दोगे। लाइक अगर मैंने जो है वो एक शर्ट परचेज़ की, उसके ऊपर 500 रुपीज़ लिखा हुआ था, लेकिन शर्ट में जो है वो कहीं ना कहीं कोई माइनर सा डिफेक्ट था, कहीं से वो फटा हुआ था या उसकी सिलाई जो है वो ठीक नहीं थी। तो ऐसी सूरत में मैं जो है वो अगर सेल कर देता हूँ कि आपको 50 रुपीज़ रिलैक्स कर दूंगा, तो इट मीन्स कि जो 50 रुपये मैंने छोड़े होंगे उस अमाउंट को आप अलाउंस का नाम दोगे। डिस्काउंट के वाले से और अलाउंस के वाले से अगर हम एक मेजर डिफरेंस देखें तो डिस्काउंट जो है वो नॉर्मली गुड आइटम्स पर दिया जाता है, यानी कि उनमें कोई डिफेक्ट नहीं होता, आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो कुछ ना कुछ कमी बेशी कर देते हैं। लेकिन अलाउंस के वाले से अगर हम बात करें तो अलाउंस से मुराद वो कमी है जो कि आप गुड्स के ऊपर किसी डिफेक्ट की वजह से देते हैं, वो आपका अलाउंस कहलाता है। डिक्शनरी मीनिंग अगर हम इन दोनों के देखें तो डिस्काउंट का मतलब भी कमी है, अलाउंस का मतलब भी छूट या कमी है। लेकिन अलाउंस का मतलब अगर अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो स्पेसिफिक वो चीज़ें जो डिफेक्टिव थी उनकी प्राइस में से जो पैसे आपने कम कर दिए वो आपका जो है वो अलाउंस कहलाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो जी सिंपल टर्म है सेल्स। सेल का वर्ड यूज़ नहीं हो रहा यहाँ पर, सेल्स का वर्ड है। बेसिकली गुड्स के बारे में जो अभी मैंने आपको बताया था, गुड्स के ख़रीदने को, गुड्स की परचेज़ को आप परचेजेस कहते हो और गुड्स के बेचने को आप सेल्स कहोगे। यानी अगर आप कोई चीज़ें बेच रहे हो तो हम क्या कहेंगे कि हमारी सेल्स हुई हैं। और इसी तरह से जिस तरह से परचेज़ की हमने 2 टाइप्स पढ़ी थी, कैश परचेजेस और क्रेडिट परचेजेस, लाइकवाइज हम जो है वो सेल्स की भी यहाँ पर कहते हैं कि जी 2 तरह की सेल हो रही है। अगर तो चीज़ें आप बेच रहे हो और कस्टमर से उसी वक्त पैसे ले रहे हो तो हम कहेंगे कि ये हमारी कैश सेल है। और कस्टमर को आपने चीज़ें बेची हैं, उसने कहा सर मैं आपको कल तक दे दूंगा या 5 दिन या वीक का आप मुझे टाइम दे दें, चीज़ें आप मुझे अब दे दें, पेमेंट आपको मैं नेक्स्ट डेज में करूँगा, तो वो सेल जो है वो क्या कहलाएगी, आपकी क्रेडिट सेल। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट टर्म आ रही है सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड की। तो यहाँ पर बिल्कुल ऑपोजिट टर्म हो जाएगी परचेज रिटर्न के। परचेज रिटर्न के बारे में आपको क्या बताया था कि जो सामान आप खरीदते हैं अगर वो किसी वजह से आपको वापस करना पड़े तो अकाउंटिंग कहती है कि जी आपने परचेज रिटर्न किया, ठीक है, और इसका दूसरा नाम रिटर्न आउटवर्ड बताया था। सेल्स रिटर्न का मतलब क्या है कि अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हो और कस्टमर्स को चीज़ें बेच रहे हो तो इट मीन्स आपने क्या किया, सेल किया। अगर कस्टमर किसी वजह से चीज़ वापस ले आया, उसे पसंद नहीं आई या कोई क्वालिटी के मुताबिक के वाले से बेहतर नहीं थी, अगर वो चीज़ वापस ले आया तो हम क्या कहेंगे कि हमारी जो सेल हुई थी वो रिटर्न हो गई है। तो सेल्स रिटर्न जो है वो आपका क्या मतलब है इसका, चीज़ों का वापस आना कस्टमर्स की तरफ से। और इसी का दूसरा नाम जो यहाँ पर दिया हुआ वो है रिटर्न इनवर्ड। इनवर्ड का मतलब है अपनी तरफ। मैंने आपको बताया था आउटवर्ड का मतलब बाहर की तरफ और इनवर्ड मीन अपनी तरफ। तो इनवर्ड को हम यहाँ पर कैसे याद रखेंगे, जब आप गुड्स को सेल करते हैं तो गुड्स आपके पास से आउट हो रही होती हैं, ठीक है, तो आपके पास से जा रही होती हैं। और जब कस्टमर आपका चीज़ें वापस कर दे उनमें से कुछ, तो इट मीन्स कि वो चीज़ें आप वापस लोगे और स्टॉक में रख दोगे। इट मीन्स कि आपके पास वो स्टॉक वापस आया, इन हो गया आपके टोटल स्टॉक में, इसलिए आपने उसके लिए इनवर्ड का वर्ड यूज़ किया। उसके बाद नेक्स्ट जो टर्म आ रही है जनाब वो है ट्रेड डिस्काउंट की।
ट्रेड डिस्काउंट का मतलब ये है कि प्रोडक्ट की जो प्राइस है, यहाँ पर वर्ड यूज़ हो रहा होगा लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस में से जो भी अमाउंट लेस की जाती है उसको आपने ट्रेड डिस्काउंट का नाम देना। अब लाइक आप जो है वो क्या लिस्ट प्राइस भी इसको कहते हैं, कैटलॉग प्राइस भी कहते हैं। लाइक अगर कोई चीज़ आप 1000 रुपये की ख़रीद रहे हो और उसने कहा कि सारे देखें इसके ऊपर 1000 लिखा हुआ है, लेकिन आपको ना मैं ये चीज़ 900 रुपये में दे दूंगा, तो ये जो अमाउंट है 100 रुपीज़ आप अगर लेस करवा रहे हो तो ये अमाउंट आपकी क्या कहलाएगी, ट्रेड डिस्काउंट। बाकी जो है वो पेमेंट आप कर देंगे। नॉर्मली जो है वो इसकी वाज़ेह मिसाल अगर हम देखें तो हम कहीं शॉपिंग वगैरह करते हैं और जो चीज़ हमें वो बताता है कि ये 500 रुपये की है या 100 रुपये की है या 1000 रुपये की है, 5000 की है, तो हम जो है वो कुछ ना कुछ अमाउंट उसे कुछ बार्गेनिंग करते हैं और अमाउंट रिलैक्स करवाने की कोशिश करते हैं। तो जो अमाउंट हम रिलैक्स करवा रहे होते हैं, छुड़वा रहे होते हैं ना, वो अमाउंट जो है ना वो ट्रेड डिस्काउंट कहलाती है। अच्छा, ट्रेड डिस्काउंट के हवाले से अगर देखें तो ट्रेड डिस्काउंट को जो है वो आप कभी भी अपनी बुक्स के अंदर यानी कि अकाउंटिंग के अंदर आप ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते। क्यों नहीं करते? उसकी वजह सिंपल यही है कि आपके पास जो है वो 100 रुपये 1000 रुपये उसने कीमत बताई, आपने 100 रुपया जो है ना उसमें से कम करवाया, तो असल में आपकी पॉकेट से जो पैसे गए हैं वो 900 रुपया गए हैं, 100 रुपये का कोई इफेक्ट नहीं होगा, 100 रुपये की कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी। ये ऐसे ही है जैसे कि अगर आपने कोई शॉपिंग की है, 1000 रुपया बिल बना, उसमें से जो है वो 100 रुपया आपने छुड़वाया, तो असल में जो आपने जो पेमेंट की है ना वो 900 रुपये की है। तो ट्रेड डिस्काउंट जितना भी होता है ना वो आप रिकॉर्ड नहीं करते हो। तो इसके बाद अगर हम नेक्स्ट जो है वो देखें तो डेटर्स और अकाउंट रिसीवेबल की टर्म आ रही है। डेटर्स या इसको मैं शॉर्टली AR के नाम से भी डिनोट कर सकता हूँ। डेटर या अकाउंट रिसीवेबल और क्रेडिटर या अकाउंट पेएबल, इन दोनों को मैं कंबाइनली समझाऊंगा। कारोबार जो लोग कर रहे होते हैं उन्हें पता है कि हम लोगों ने कई पार्टीज से, कई पर्सन से पैसे लेने होते हैं और कईयों को पैसे देने भी होते हैं। तो अकाउंटिंग जो है वो जिनसे पैसे लेने और जिनको पैसे देने उनको मखसूस एक नाम दे देती है। अकाउंटिंग में कहा गया है कि वो पर्सनस या वो पार्टीज़, वो लोग या वो पार्टीज़ जिनसे आपने पैसे लेने हैं उनको आपने कहना है अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है, और जिनको आपने पैसे देने हैं उनको आपने कहना है अकाउंट पेएबल। अब लाइक अगर बैंक से मैं कोई कारोबार कर रहा हूँ और मुझे पैसों की ज़रूरत है, मैं बैंक से लोन ले लेता हूँ या अपने किसी फ्रेंड से या रिलेटिव से मैं पैसे उधार ले लेता हूँ, तो इट मीन्स कि मैंने वो पैसे देने हैं फ्यूचर में, वापस उसको करने हैं, तो ये जो है वो अकाउंट पेएबल कहलाएंगे। और रिसीवेबल का मतलब क्या, अभी जैसे हमने क्रेडिट सेल की टर्म पढ़ी, क्रेडिट सेल में क्या था कि आपने चीज़ें बेची हैं कस्टमर को और कस्टमर ने वादा किया कि जी हम आपको 2-4 दिन तक पेमेंट कर देंगे। तो ऐसी सूरत में जो है वो आपने अपने कस्टमर से पैसे लेने होते हैं, तो जिनसे पैसे लेने होते हैं उनको अकाउंट रिसीवेबल का नाम देंगे, जिनको देने होते हैं उनको अकाउंट पेएबल का नाम देंगे। अब ये जो है वो साथ ही इनके अदर नेम दिए हैं। बेसिकली ब्रिटिश अकाउंटिंग के अंदर जो है वो जिनसे पैसे लेने हैं उनको आप जो है वो डेटर्स बोलते हो और जिनको पैसे देने हैं उनको आप क्रेडिटर्स बोलते हो, ठीक है। तो डेटर्स इज़ द अदर नेम ऑफ, इसमें हम डेप्टर नहीं पढ़ेंगे, ये बात आपने याद रखनी है। जब भी अकाउंटिंग में बी और टी का वर्ड इकट्ठा आएगा हम इसमें सिर्फ जो है वो टी की साउंड निकालेंगे, बी जो है वो साइलेंट हो जाता है, यानी डेटर्स का वर्ड यूज़ होगा। इसी तरह से जो है वो जिनको पेमेंट्स करनी होती हैं, जिनको पैसे देने होते हैं, उनको जो है वो हम क्रेडिटर्स का नाम देंगे। इसी तरह अब जैसे मैं डेटर्स के वर्ड की एग्जांपल कर रहा हूँ कि डेप्टर नहीं पढ़ना आपने, डेटर का वर्ड पढ़ना है। यूज़ एक वर्ड हो रहा होता है डेट्स। अब इसको अगर देखा जाए तो डेट का मतलब कर्जा है, पढ़ने में जो है ये डेप्ट नहीं पढ़ा जाएगा बल्कि डेट्स पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर ये डेप्टर नहीं पढ़ा जाएगा बल्कि डेटर्स पढ़ा जाएगा। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट टर्म है जी वो आ रही है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट का मतलब ये है कि अगर आपने उधार पर कोई सामान खरीदा है, ठीक है, और जी कैश डिस्काउंट के हवाले से मैं बात कर रहा था कि कैश डिस्काउंट के हवाले से मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल बता देता हूँ कि लाइक एक पर्सन है मिस्टर ए, इससे जो है वो मैं सामान ख़रीदता हूँ, परचेज़ करता हूँ मैं 500 रुपये का, और उसे मैं कहता हूँ कि जी मैं आपको जो है वो 10 दिनों के अंदर पेमेंट करूँगा। यानी मैंने चीज़ें जो परचेज़ की हैं वो किस पर परचेज़ की हैं, कैश परचेज है या क्रेडिट परचेज है। अगर मैंने उसे कहा कि मैं आपको 10 दिनों के बाद पेमेंट करूँगा, तो अंडरस्टूड बात है कि मैंने उधार पर चीज़ें खरीदी हैं। तो 10 डेज़ का मेरा उसके साथ टाइम डिसाइड हुआ ए के साथ। अगर मैं 10 डेज़ से पहले जाकर उसको पेमेंट करता हूँ तो वो क्या करेगा, नॉर्मली
कुछ 2% या 3% जो पैसे छोड़ देगा मुझे। मैं यहाँ पर अब अगर बात करूँ 500 का 2%, लाइक मैं कहता हूँ जी 10 रुपीज़ अगर मुझे छोड़ देता वो, तो इट मीन्स कि मुझे फिर पे कितने करने पड़ेंगे, 490। ऐसा नॉर्मली बिजनेस में भी हो रहा होता है कि आप जो है वो किसी के साथ कमिटमेंट आपकी हुई है पेमेंट की, आपने टाइम से पहले उसको जाके पैसे दे दिए हैं, तो कुछ अमाउंट जो है ना वो अगली पार्टी खुद ही रिलैक्स कर देती है, उस अमाउंट को आप नाम देते हो कैश डिस्काउंट का। तो जो 10 रुपये जो है वो आपको छोड़े जा रहे हैं ना, इसको आप कैश डिस्काउंट कहोगे। और कैश डिस्काउंट नॉर्मली जो उधार वाली ट्रांजेक्शन हैं उनमें आ रहा होता। ठीक है, अब कैश डिस्काउंट के ही हवाले से अगर मैं बात करूं तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैश डिस्काउंट। एक को आप कहते हो डिस्काउंट अलाउड और दूसरे को आप कहते हो डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट अलाउ का मतलब देना और डिस्काउंट रिसीव का मतलब डिस्काउंट रिसीव करना, लेना। ठीक है, अभी जो मैंने आपको एग्जांपल बताई है कि आपने किसी से चीज़ें खरीदी हैं 500 की और 10 दिन का टाइम था और आपने टाइम से पहले ही जब आप उसको पेमेंट करने जा रहे हो तो उसने 2% आपको छोड़ दिए, यानी 10 रुपये आपको छोड़ दिए। तो ऐसी सूरत में जो 10 रुपये उसने आपको छोड़े हैं ना, ये आपने असल में डिस्काउंट रिसीव किया। ठीक है, आपको डिस्काउंट मिला, तो इसको हम जो है वो कहेंगे कि कैश डिस्काउंट में ये डिस्काउंट रिसीव्ड होगा। और अगर यही वाली सिचुएशन जो है वो आप किसी के साथ कर रहे हो, यानी कि आपसे कोई सामान ले गया और आपके साथ वादा कर गया कि जी मैं आपको 15 दिनों में पेमेंट कर दूंगा, लेकिन आ जाता है वो 4-5वें दिन में और आकर आपको जो है वो पेमेंट कर देता है, तो आप जो पैसे उसको छोड़ रहे होगे ना, लाइक 5000 रुपया आपने उससे लेना था, अब जब पेमेंट करने आया उसने आपको दिया 5 ही, लेकिन आपने ना उसमें से 300 रुपया उसको छोड़ दिया, तो जो 300 रुपया आप उसको छोड़ रहे हो वो डिस्काउंट अलाउड कहलाएगा। 4700 ले लिए, 300 उसको छोड़ दिया, तो वो जो है ना वो आपका डिस्काउंट अलॉट कहलाएगा। अब डिस्काउंट अलॉट और डिस्काउंट रिसीव का आगे चल के हम ट्रीटमेंट भी देखेंगे, रिकॉर्डिंग इनकी कैसे करते हैं और इनका जो है वो ओवरऑल तरीका कर क्या होता है। जस्ट इतना बता दूं कि डिस्काउंट रिसीव्ड और अलाउड की जो नेचर है, अलाउड जो है ना वो आपका एक्सपेंस होता है और डिस्काउंट रिसीव जो है वो आपकी इनकम होती है। इनकम आमदनी को कहते हैं और एक्सपेंस जो है वो खर्चे को कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको टर्म मिल रही है कैपिटल और ओनर्स इक्विटी, ये वाला एरिया मैं रेस कर रहा हूँ। तो नंबर 14 मेरे हिसाब से नंबरिंग थोड़ी सी चेंज आपको लग रही होगी, उसकी वजह यह है कि मैंने पार्ट्स को भी जो है ना, पार्ट्स को नंबर नहीं दिए बुक में, पार्ट्स को नंबर दिए हुए हैं। तो नेक्स्ट जो टर्म है वो है जी कैपिटल या ऑनर्स इक्विटी। कैपिटल को अगर हम उर्दू में देखें तो हम कहेंगे सरमाया। ठीक है, उर्दू मीनिंग इसका सरमाया। अकाउंटिंग में कैपिटल उस पैसे को कहा जाता है जो मालिक की तरफ से बिजनेस में आता है, यानी कि इन अदर वर्ड्स बिजनेस के पैसों को अकाउंटिंग की लैंग्वेज में जो मालिक की तरफ से डाले जाते हैं उसको आप कैपिटल कहते हो। लाइक मैं यहाँ पर दोबारा मिसाल दे देता हूँ। मिस्टर आसिफ ने बिज़नेस स्टार्ट किया 3 लाख रुपए से, तो 3 लाख रुपया वो जब अपने बिज़नेस में इन्वेस्ट करेगा ना, तो बिज़नेस इन पैसों को रिकॉर्ड करेगा किस नाम से, कैपिटल के नाम से। यानी कि मालिक के जो भी पैसे बिजनेस में आते हैं वो कैपिटल है। और इसके साथ साथ ही मैं आपको बता दूं, मैंने जो आपको बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बताया था उसमें क्या कहा था कि जो बिजनेस है और जो ऑनर है ये 2 अलग अलग एंटिटीज़ हैं। तो ऑनर ने जब भी पैसे बिजनेस को देने हैं उनको जो है वो बिजनेस बाकायदा रिकॉर्ड करेगा। ये नहीं कहेगा कि जनाब ये ऑनर के पैसे हैं, या ऑनर ये नहीं कहेगा कि मेरा कारोबार है, जब मर्जी मैं पैसे निकालूं डालूं मेरी मर्जी है। अगर आप प्रॉपर अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हो तो अकाउंटिंग कहती है कि जो पैसे ऑनर दे रहा है, जब दे रहा है और जितने दे रहा है उनको आपने रिकॉर्ड करना है कैपिटल के नाम से। और इसके साथ ही अगली जो टर्म है वो मैं आपको रिवर्स ट्रीटमेंट हो जाएगा इसका, इसलिए बुक में तो तरतीब इसकी और होगी लेकिन यहाँ पर मैं साथ ही बताने लगा हूँ। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स का मतलब ये होता है कि अगर बिजनेस से ऑनर पैसे वापस ले रहा है तो ठीक है, पैसे अगर वापस लिए जा रहे हो ऑनर की तरफ से तो हम कहेंगे ड्राइंग्स। लाइक अभी जो मैंने एग्जांपल दी कि 3 लाख रुपया जो है वो आसिफ ने अपने कारोबार में डाला है और कुछ अरसे के बाद 3 लाख में से 50,000 रुपया जो है ना वो आसिफ निकाल लेता है अपने कारोबार में से। तो जब पैसे निकाले जा रहे होंगे ना तो उसको हम कहेंगे ड्राइंग।
यानी ड्राइंग के नाम से उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो ऑनर की इन्वेस्टमेंट जब बिजनेस में आती है तो उसको कैपिटल का नाम देते हैं, और बिजनेस से ऑनर अगर पैसे वापस अपने निकाल ले तो उसको हम जो है वो ड्राइंग्स कहते हैं। अब एक बात और याद रखनी है, मैं बार बार पैसों का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो ड्राइंग्स जो है ना वो दो फॉर्म्स में हो सकती है, यानी कि ऑनर या तो बिजनेस से कैश निकलवाता है या फिर गुड्स ले सकता है। इसकी मिसाल अगर मैं आपको सिंपल बताऊं कि लाइक अगर जो है वो एक मोबाइल शॉप का ऑनर है, उसने एक मोबाइल अपने घर के लिए जो है वो ले लिया अपने स्टॉक में से उठा के, तो जो मोबाइल वो घर के लिए ले गया वो उसकी ड्राइंग्स कहलाएंगी, और वो ड्राइंग्स जो है वो किस फॉर्म में हो रही होंगी, गुड्स की फॉर्म में। एक दुकानदार है, वो जनरल स्टोर वाला, करियाना स्टोर वाला, वो आटा चीनी वगैरह बेचता है कस्टमर्स को, लेकिन कुछ सामान जो है ना वो घर लेकर जा रहा है। तो जो सामान वो घर लेकर जा रहा है उसको जो है वो ड्राइंग्स का नाम देंगे, और वो ड्राइंग किस फॉर्म में हो रही है, गुड्स की फॉर्म में। लेकिन अगर वो बिजनेस के ड्रॉ में से पैसे निकाल कर लेके जा रहा है तो हम कहेंगे कि वो ड्राइंग्स तो हो रही हैं, लेकिन वो किस फॉर्म में हो रही होंगी, कैश की फॉर्म में। तो ये कैपिटल और ड्राइंग का आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। इसमें जो ऑनर इक्विटी का वर्ड आ रहा है ना, ऑनर इक्विटी, इक्विटी का जो वर्ड है वो मिल्कियत को शो करेगा, ठीक है। ऑनर्स इक्विटी, ऑनर की मिल्कियत, यानी कि सरमाया जो बिजनेस में आ रहा होता है बेसिकली ऑनर ही के पैसे होते हैं। तो इन अदर वर्ड्स जो है वो कभी आपको कुछ अकाउंटिंग के बुक्स में कैपिटल की जगह पर ऑनर इक्विटी, ऑनर्स इक्विटी या ऑनर इक्विटी का जो है वो वर्ड मिल रहा होगा। दोनों की जो सेंस है वो ऑलमोस्ट सेम है, दोनों का जो मीनिंग है वो ऑलमोस्ट सेम है। उसके बाद जी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और टर्म कह लें, डेफिनेशन कह लें, वो आ रही है। इसके बारे में जो है वो आपको बड़े अच्छे तरीके से क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि वर्ड आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वो मिल रहा होगा क्वेश्चंस के अंदर, चैप्टर्स के अंदर। तो वर्ड क्या है ये वाला, एसेट जी। एसेट बेसिकली आप कहते हैं, उर्दू में अगर हम कहेंगे तो असासा जात, एसेट्स का वर्ड यहाँ पर बुक में लिखा हुआ असासा जात को याद रखिएगा। हर वो चीज़ जिसका कारोबार को फ़ायदा हो रहा हो और वो कारोबार की मिल्कियत में हो, यानी कि वो बिज़नेस की ऑनरशिप में हो, उसको हमने नाम देना है एसेट का। तो इट मीन्स कि वो तमाम अशिया, वो तमाम चीज़ें जिनसे बिज़नेस को बेनिफिट मिल रहा हो और वो बिज़नेस की ऑनरशिप में हो, वो चीज़ें क्या कहलाएंगी, एसेट कहलाएंगी। यहाँ पर मैंने दो वर्ड यूज़ किए हैं, एक ऑनरशिप जिसको मैं मिल्कियत का नाम दे रहा हूँ, और दूसरा जो है वो बेनिफिट। तो एसेट का मतलब हर वो चीज़ जिससे बिजनेस को बेनिफिट हो और जो बिजनेस की ऑनरशिप में हो, वो एसेट कहलाएगी, ठीक है। इसकी अगर हम जो है वो मिसाल देखें तो हम कह सकते हैं कि जो जहाँ पर कारोबार हो रहा है वो जगह अगर अपनी है, ठीक है, वो बिल्डिंग अगर अपनी है तो डेफिनेटली हम जो बिज़नेस वहाँ पे कर रहे होंगे, हमें उससे बेनिफिट मिल रहा है, तो वो जो बिल्डिंग होगी ना वो हमारा एसेट होगी। अगर कारोबार में कोई मशीन लगी हुई है तो और वो मशीन से हमारी प्रोडक्शन हो रही है, चीज़ें बन रही हैं और मार्केट में जाके सेल हो रही हैं, तो हम उस मशीनरी को जो है वो एसेट कहेंगे, क्योंकि वो हमारी मिल्कियत में है और उससे हमें बेनिफिट भी हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से फर्नीचर है वो एसेट है। इसी तरह से अगर कोई गाड़ियाँ वगैरह हैं, कोई बड़ी कंपनी है, उसके पास अपनी जो है वो गाड़ियाँ मौजूद हैं एम्प्लॉयज़ को लाने या ले जाने के लिए, तो वो जो है वो उसकी एसेट कहलाएगी। कंपनी के अंदर कोई प्लांट लगा हुआ वो एसेट है। एसेट के वाले से अगर मैं पर्सनल एग्जांपल्स की बात करूं तो और वो चीज़ जो आपको फ़ायदा दे रही है वो एसेट है। अब लाइक आपके पास अगर कोई कैश पड़ा हुआ है 50 रुपये, 100 रुपया, 2000, 5000, तो वो आपका अपना एसेट कहलाएगा। आपका घर आपके लिए एसेट है। अगर बाइक आप यूज़ करते हो, बाइक आपकी अपनी है, तो वो आपकी जो है वो एसेट कहलाएगी, ठीक है। क्योंकि एसेट के हवाले से कंडीशंस हम यहाँ पर दो शराइत देखेंगे कि एक वो अपनी बेनिफिट हमें दे रही हो और दूसरा वो हमारी मिल्कियत में भी हो, वो हमारा एसेट है। अगर आप किसी और की चीज़ ले रहे हो और उससे जो है वो आप बेनिफिट ले रहे हो, चीज़ किसी और की, यानी मिल्कियत वो किसी और की है लेकिन बेनिफिट आप उससे ले रहे हो, तो वो एसेट नहीं कहलाएगी। एसेट के लिए इन दो कंडीशंस का पूरा होना ज़रूरी है। तो एनीथिंग हैविंग फ्यूचर बेनिफिट, जिसका फ्यूचर में बेनिफिट हो और उसमें हैविंग इन आवर ऑनरशिप, वो हमारी अपनी ऑनरशिप में भी होनी चाहिए, उसी को आपने जो है वो एसेट कहना है, ठीक है जी।
तो आप अगर अपने घर की बात करें तो आपका घर जो है वो एसेट है। घर के अंदर तमाम वो चीज़ें जो आपकी मिल्कियत हैं और जो आपको बेनिफिट दे रही हैं वो आपका एसेट हैं, ठीक है। इसी तरह से हम कारोबार की बात कर रहे थे, मैंने पर्सनल चीज़ों की एग्जांपल जस्ट आपको समझाने के लिए दी हैं। अदरवाइज अकाउंटिंग के अंदर पर्सनल चीज़ों को डिस्कस नहीं करते, हम लोग जो है वो बिज़नेस को देखेंगे। तो यहाँ पर जो है वो आपने एसेट्स को जो देखना है ना वो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि हर वो चीज़ जिससे कारोबार को फ़ायदा हो रहा हो और वो कारोबार की मिल्कियत में हो उसको आप एसेट कहेंगे। अब एसेट्स की आगे चलकर टाइप्स वगैरह आ जाती हैं, लेकिन इसका ताल्लुक अगले चैप्टर्स के साथ है, फाइनल अकाउंट के साथ। लाइक वहाँ पे जाके हम देखेंगे कि एसेट होते कितनी तरह के हैं और उसमें जो है वो बेनिफिट उनका किस तरह से हमें मिल रहा होता। तो यहाँ पर आपको एग्जांपल्स मिलेंगी एसेट्स की, लाइक फर्नीचर है, बिल्डिंग है, लैंड है, गुड्स हैं, डेटर्स हैं। अच्छा, यहाँ पर डेटर का वर्ड भी जो है ना वो एसेट की सेंस में आ रहा है। वो क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि डेटर्स वो हैं जिनसे आपने पैसे लेने होते हैं। तो जिनसे आपने पैसे लेने हैं उनसे डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा, तो इसलिए डेटर्स जो है ना वो आपका एसेट कहलाते हैं, ठीक है। और सेकेंडली जो है वो नेक्स्ट जो टर्म आ रही है उससे मैं इसको रिलेट करूँगा, समझाऊँगा क्रेडिटर्स को। नेक्स्ट टर्म आ रही है जी लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटी को अगर हम उर्दू में कहें तो जिम्मेदारी का नाम देंगे। लाइबिलिटी का मतलब ये होता है कि आउटसाइडर का जो भी कंट्रीब्यूशन बिजनेस में होगा, आउटसाइडर का कंट्रीब्यूशन जो भी बिजनेस में होगा उसको आपने लाइबिलिटी कहनी है। अब आउटसाइडर कौन है? ऑनर के जो पैसे बिजनेस में आते हैं वो आप कैपिटल के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन अगर लाइक मैं यहाँ पर मिसाल देता हूँ कि बिजनेस जो है वो बैंक से पैसे उधार ले लेता है, लोन के तौर पे ले लेता है, तो जब बैंक से पैसे आएंगे तो हम कहेंगे कि बैंक जो है ना वो एक आउटसाइडर है। तो आउटसाइडर के पैसे जब भी बिजनेस में आएंगे तो बिजनेस ने उन पैसों को रिकॉर्ड करना है किस नाम से? लाइबिलिटीज़ के नाम से, ठीक है। इसी तरह से अगर हम जो है वो किसी से पैसे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, रिलेटिव से पैसे ले लें, फ्रेंड से पैसे लेकर अपने कारोबार में डाल लें, तो वो सारे रिलेटिव्स या फ्रेंड्स या बैंक वगैरह जो है वो आउटसाइडर हैं। और आउटसाइडर के पैसों की जब भी रिकॉर्डिंग करनी है उसको आपने हमेशा लाइबिलिटी के नाम से रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो इसमें जो है वो आपको बस इतना याद रखना है कि ऑनर के पैसों को आप कैपिटल कहोगे, आउटसाइडर के पैसों को आप लाइबिलिटी कहोगे। इसी तरह से आउटसाइडर की एक मिसाल और भी हो सकती है कि फ़र्ज़ किया आपने जो है वो परचेज़ किया, सामान ख़रीदा है मिस्टर बी से 3,000 रुपये का, और आपने जो है ना उसको पैसे नहीं दिए, यानी कि आपने उससे उधार पर सामान ख़रीदा। तो इसका मतलब है अब मिस्टर बी के एक तरह से पैसे जो है ना वो बिज़नेस में आ गए हैं, लेकिन अब यानी कि जो पैसे आपके बिज़नेस में मिस्टर बी के आए हैं, आपने उस पैसे को क्या नाम देना है कि वो पैसा क्या है जी? लाइबिलिटी है, क्योंकि मिस्टर बी कौन है? आउटसाइडर है। लेकिन वो पैसे आ किस तरह से रहे हैं? वो डायरेक्टली नहीं पैसे दे रहा, बल्कि आपने मिस्टर बी से क्या ली थी? गुड्स खरीदी थी उधार पर। तो इट मीन्स कि आपने गुड्स खरीदी, आपने उसको पैसे देने हैं, वो पैसे एक लिहाज से उसके बिजनेस उसकी तरफ से हमारे कारोबार में आ चुके हैं। मिस्टर बी का ताल्लुक हमारे बिजनेस से नहीं है, इसलिए वो आउटसाइडर कहलाएगा, और आउटसाइडर के पैसों को अकाउंटिंग में लाइबिलिटी का नाम देते हैं, ठीक है जी। और ये जो मैं बात कर रहा था क्रेडिटर डेटर्स की मिसाल आपको क्या बताई थी, डेफिनेशन क्या बताई थी कि जिनसे हमने पैसे लेने हैं वो डेटर्स हैं, और जिनको हमने पैसे देने हैं वो क्रेडिटर्स हैं, ठीक है। तो जिनको पैसे देने होते हैं डेफिनेटली वो हमारी जिम्मेदारी होते हैं, इसलिए जो है वो क्रेडिटर्स बाय नेचर आपकी लाइबिलिटी है, और जिनसे पैसे लेने हैं उनसे हमें चूंकि फ्यूचर में बेनिफिट होता है इसलिए वो हमारे एसेट हैं। इसलिए ये दो चीज़ें आपने इन्हीं टर्म्स के साथ लाजमी याद रख लेनी है कि डेटर्स जो है वो एसेट होंगे और क्रेडिटर्स जो है वो लाइबिलिटी होगी, इसलिए क्योंकि डेटर्स से हमें फ़ायदा होगा और क्रेडिटर्स जिनको पैसे देने हैं वो हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी है। उसके बाद नेक्स्ट जो है जी वो अकाउंटिंग पीरियड की डेफिनेशन आ रही है। अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं हम लोग जब आपने बिजनेस की मखसूस रिपोर्ट्स एक अरसे में बना ली हों तो वो अरसा जो है ना वो अकाउंटिंग पीरियड कहलाता है। लाइक अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, यहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ है जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। अभी आपको इसकी जो है वो समझ नहीं आएगी, लेकिन जस्ट आपको इसका इंट्रो दे देता हूँ, डिटेल से हमने अगले चैप्टर्स में देखना है।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं ऐसी स्टेटमेंट्स को, ऐसी रिपोर्ट्स को जिनसे बिजनेस की मुआशी सूरत हाल का पता लगता है। मुआशी सूरत हाल का मतलब आपके बिजनेस को प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, बिजनेस की इनकम कितनी है और बिजनेस के एक्सपेंसेस कितने हैं, बिजनेस के एसेट्स की क्या पोजीशन है, बिजनेस की लायबिलिटीज़ यानी जिनको हमने पैसे देने हैं वो कितने देने हैं, किस हिसाब से देने हैं, ऑनर का जो कैपिटल है वो कितना है, ऑनर की जो ड्राइंग्स हुई हैं एक पीरियड में वो कितनी हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना वो हम बता रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, निकाल रहे होते हैं कुछ रिपोर्ट्स के अंदर, कुछ डॉक्यूमेंट्स के अंदर। उन रिपोर्ट्स को आप नाम देते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। अब ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना ये आप मखसूस टाइम के लिए बनाते हो। यानी कि अब अगर मैं मिसाल दूं कि एक कंपनी जो है वो चाह रही है कि जी हम लोग 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक, यानी 1 जनवरी 2016 से लेकर 31 दिसंबर 2016 तक का जो है वो देखें कि हमारे बिजनेस को प्रॉफिट कितना हुआ है, लॉस कितना हुआ है, लाइबिलिटीज़ और एसेट्स की क्या पोजीशन है, इनकम और एक्सपेंसेस किस हिसाब से हुए हैं। तो ये जो 12 महीने का टाइम होगा ना, ये जो टाइम होगा इसको आप बोलोगे अकाउंटिंग पीरियड। तो अकाउंटिंग पीरियड बेसिकली वो अरसा है जिसमें आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना होता है। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कई तरह की हैं, 3-4 जो है वो आपको नॉर्मली मिल रही होंगी आप लोगों के सिलेबस में। तो उसमें जो है वो हमने जस्ट इतना फिलहाल याद रखना है कि अकाउंटिंग पीरियड का मतलब वो अरसा जिस अरसे में आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है, इनकम एक्सपेंस को जो है वो देखना है कितने हैं, एसेट लायबिलिटीज़ कैपिटल की पोजीशन को जो है वो वाजे करना है। उस पीरियड को जिसमें आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हो उस पीरियड को आप अकाउंटिंग पीरियड का नाम देते हैं। रेवेन्यू जी जो है वो बेसिकली आप इनकम को कहते हो, जो भी आपको कस्टमर से चीज़ें बेचने के बाद पैसे मिल रहे होते हैं वो आपका रेवेन्यू है, वो आपकी इनकम है। इनफ्लो इन अदर वर्ड्स आप कह रहे हो कि जो पैसा आपके बिजनेस में आ रहा है गुड्स को बेचने की वजह से, वो रेवेन्यू कहलाएगा। ये शॉर्ट जो है वो आपको मैं बता दूंगा शॉर्टली, इनकी जो है वो आगे डिटेल से क्वेश्चंस भी स्टार्ट होंगे। तो इसमें रेवेन्यू की उसने टाइप्स बताई हुई है कि जी अगर आप चीज़ें बेचोगे तो वो आपका रेवेन्यू है, यानी डेफिनेटली चीज़ें बेच रहे हो, आपके पास आमदनी हो रही है बेचने की सूरत में, तो इंग्लिश में आप उसको इनकम भी कह लें, आप उसको रेवेन्यू कह लें, एक ही बात है। इस तरह से इंटरेस्ट अर्नड है, फीस अर्नड है, रेंट अर्नड है, किसी को जगह रेंट पे दी है वहाँ से जो पैसे आ रहे हैं वो आपकी इनकम है या वो आपका रेवेन्यू है। किसी का कोई काम किया कमीशन की वजह से, उस पार्टी से उस कंपनी से हमें जो कमीशन मिल रहा है वो कमीशन अर्नड जो होगा वो आपका रेवेन्यू कहलाएगा। और इसी तरह से जो एक्सपेंसेस का यहाँ पे लिखा हुआ वर्ड, एक्सपेंसेस का मतलब है कि जो भी आपके खर्चे हो रहे होते हैं अकाउंटिंग के अंदर, जो भी आप खर्चे कर रहे होते हो उनको आपने एक्सपेंसेस का नाम देना। और इसमें जो है अगर डेफिनेशन देखें तो क्या कह रहा है कि जी एक्सपेंसेस आर द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड अप इन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग रेवेन्यू। रेवेन्यू को ऑब्टेन करने के लिए यानी कि रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, इनकम को हासिल करने के लिए आपको जो खर्चे करने पड़ते हैं ना वो आपका एक्सपेंस कहलाते हैं। लाइक अगर मैं बात करूं कि मैंने कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है, अगर मैं जगह रेंट पर ले रहा हूं जहां पर मैंने शॉप करनी है या कोई सेटअप बनाना है, तो वो जो जगह मैं रेंट पर ले रहा हूँ वो जो रेंट पे कर रहा हूँ ना वो इसलिए पे करूँगा ताकि मेरा कारोबार चले, तो वो जो रेंट है वो मेरा एक्सपेंस कहलाएगा, वो खर्चा होगा। ठीक है, इस तरह से अगर मैं सामान खरीद रहा हूँ, गुड्स खरीद रहा हूँ, परचेज कर रहा हूँ, तो जो गुड्स का परचेज करना है उस पर जो मेरा खर्चा हो रहा है वो भी जो है वो मेरा एक्सपेंस कहलाएगा। तो ये एक्सपेंस क्यों कर रहे होते हैं बेसिकली, ताकि हमारी इनकम जनरेट हो सके। अगर जहाँ पर मैं बिजनेस कर रहा हूँ वहाँ पर मैं बिजली का बिल दे रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल अदा कर रहा हूँ, तो वो इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरा बिजनेस कंटिन्यू रहे और मुझे रेवेन्यू हासिल हो। तो बेसिकली एक्सपेंसेस हम कहते हैं उन पेमेंट्स को, उन खर्चों को जो हम कर रहे होते हैं रेवेन्यू को हासिल करने के लिए, वो हमारे एक्सपेंसेस कहलाते हैं। और लास्ट में जनाब नेट इनकम और नेट प्रॉफिट बताया हुआ। नेट इनकम या नेट प्रॉफिट का मतलब ये है कि आप जो है वो अपने रेवेन्यू में से, नेट प्रॉफिट या नेट इनकम एक ही बात होगी, आप अपने रेवेन्यू में से यानी कि इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस कर दें। फर्ज किया आपने जो है वो 100 रुपया कमाया और एक्सपेंसेस जो किए हैं 100 रुपया कमाने के लिए वो आपने किए हैं 40 रुपये के, तो इट मीन्स के जो प्रॉफिट होगा वो 60 रुपये आएगा। यानी अब प्रॉफिट की सूरत में ज़्यादा आता है, ये बात भी देख लें कि रेवेन्यू आपका ज़्यादा होगा और एक्सपेंसेस आपके कम होंगे तो डेफिनेटली आपके बिजनेस का प्रॉफिट निकलेगा। और अगर आपने लॉस देखना हो तो लॉस वाली सिचुएशन जो है रिवर्स हो जाएगी, यानी कि आपको आमदनी हुई है लाइक 50 रुपीज़ की और आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो 50 रुपये कमाने के लिए 20 रुपये क्यों हैं, तो ऐसी सूरत में जो है वो आपका लॉस है। तो ये आज हम लोगों ने एक जर्नल ओवरव्यू लिया
जिसमें हमने अकाउंटिंग के टर्म्स और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखा है। इंशाल्लाह अभी हमारा इंट्रोडक्शन वाला एरिया आगे कंटिन्यू रहेगा। इसमें जो है वो इस चैप्टर के अंदर चैप्टर 1 जो हमारा चल रहा है, इसके अंदर कुछ और बातें मैं आपसे शेयर करूँगा जो कि अगले चैप्टर्स के हवाले से ज़रूरी हैं, अगले चैप्टर्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए ज़रूरी हैं। आज के लिए इतना ही। इन चीज़ों को जो है वो आप रिमाइंड ज़रूर कीजिएगा, पढ़िएगा और रीडिंग कीजिएगा। और इसके हवाले से कोई भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन अराइज हो किसी भी टर्म के बारे में, किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में, वो आप मुझे इंशाल्लाह बताएंगे और मैं उसको कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह उसका जवाब जो है अपने नेक्स्ट लेक्चर में दे सकूँ। ठीक है जी। नेक्स्ट लेक्चर के लिए जो है वो हमारा जो काम होगा वो इसी चैप्टर के अंदर अकाउंटिंग के वाले से थोड़ी सी टाइप्स जो शुरू में बताई हुई हैं, जैसे कि पेज नंबर 6 है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग या टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा जो है वो आपको आइडिया दूंगा। उसके बाद जो है वो अकाउंटिंग की स्टेजेस क्या हैं, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है, और अकाउंटिंग के कुछ और कॉन्सेप्ट्स के बारे में इंशाल्लाह बात होगी। तब तक के लिए जो है वो अल्लाह हाफिज़, और इनको जो है वो आप अच्छे तरीके से तैयार करें जी। थैंक यू सो मच।